नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है। चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके पहले हम लोग ने बेसिकली माइक्रो का चैप्टर 1 दैट इज माइक्रो का इंट्रोडक्शन वो कर लिया था, जिसमें मैंने 3 पार्ट अपलोड किया था, जिसमें कि मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए थे जो बहुत हमारे काम के थे। बट आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, तो चैप्टर 2 मीन्स हमारा नया एक चैप्टर, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वीडियो 1 लिखा हुआ है। और हो सकता है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का भी माइट बी नियर बाई 4 से 5 हमारा लेक्चर जाएगा। और आज हम कितना कवर करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं ये सब जान जाओगे कुछ समय के बाद। बट उसके पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, लास्ट टाइम मैंने कहा था दैट चैप्टर 1 का पढ़ाने के टाइम मैंने कहा था माइक्रो का हम टोटल क्या प्रोवाइड करेंगे, नोट्स। और वो नोट्स बेसिकली बुक से बेटर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मैंने उसमें 3-4 बुक का जो बेस्ट पार्ट है वो मैंने कलेक्ट करके एक जगह पे असेंबल कर दिया है। और वो मैंने खुद से लिखा है, तो मुझे पर्सनली पता है मैंने उसमें क्या लिखा है। तो जिन बच्चों के पास अगर दिक्कत आता है बुक से पढ़ते वक्त या फिर कैसे अपने काम की चीज़ें अरेंज करते वक्त, तो हम वो प्रोवाइड कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का इसके जो पहले पढ़ा चुके हैं, जो आगे पढ़ाएंगे, उनका जो PDFs है वो हम भेज देंगे। कांटेक्ट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर रहता है व्हाट्सअप का। अब आते हैं काम की बात पे। देखो अभी हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था माइक्रो का चैप्टर 1, है ना, जो कि हमारा एक नया सीरीज़ है। इसके पीछे अगर कोई मेरा जाके प्लेलिस्ट देखेगा, प्लेलिस्ट, तो उसमें क्लास 12th का, क्लास 11th का टोटल 1 शॉट भी अवेलेबल है पहले का, जो कि और पहले का है, तो उतना वो अब उतना रेलेवेंट नहीं लगा बिकॉज समय बीतता है तो चीज़ें और अपग्रेड होता है ना। बट इस सेशन से फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स मैंने प्रॉपरली 11th-12th का अकाउंट तो 100% अपलोड करने का पूरा कमिटमेंट लिए हैं प्रॉपर वे में, जो कि अभी तक तो ऑन गोइंग बेस्ट चल रहा है। 11th अकाउंट की बात करें तो हम लोग भी कहाँ पहुँच चुके हैं, कंप्लीट थ्योरी हो चुका है स्टार्टिंग के चैप्टर्स का, एंड अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपरली हो चुका है। अलग से प्लेलिस्ट में इसका भी चैप्टर पूरा बना हुआ है। एंड अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जनरल एंट्रीज। तो यहाँ तक हमारा चल रहा है प्रॉपर वे में, वो आगे बढ़ता रहेगा। ये जो मेरा इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का, स्टैट्स का भी हम देखते हैं, उम्मीद थोड़ा कम है बिकॉज टाइम का इशू आता है। बट होपफुली पहले माइक्रो कवर कराते हैं, एग्जाम नियर बाई जब आएगा तो वहाँ हम स्टैट्स में भी हमारे लिए कौन से टॉपिक्स काम के हैं, उसको कैसे ढंग से पढ़ा जाए शॉर्ट में एज अर्ली एज पॉसिबल, वहाँ देखा जाएगा हाफ ईयरली जब नियर बाई आएगा। तो माइक्रो का हमने जो चैप्टर 1 कवर किया था बहुत अच्छे से, मेरे लेवल पे जिन बच्चों ने देखा होगा आई होप उनको बहुत हद तक चीज़ें क्लैरिफाई हुआ होगा, बिना ज़्यादा मैंने बुक का इस्तेमाल किए बताया था। और दोबारा कह रहे हैं उसमें जितना डिस्कस किए हैं, देखो एक्स्ट्रा पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बट मेरा पर्सनल मानना है भी जिस क्लास में हो हमेशा उसके रेंज के अकॉर्डिंग पढ़ो, ताकि मन भी लगा रहे और ज़्यादा माइंड ब्लैंक ना होने पाए। इस चैप्टर को लेके बहुत सारे मिथ है, कुछ मिथ बच्चे अपने आप क्रिएट कर लेते हैं नाम देख के। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वर्ड जो दिखता है बड़ा सा वर्ड इक्विलिब्रियम, उनको लगता है क्या ही बड़ा वर्ड आ गया। और इसमें देखोगे ना प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, इसका बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पे ना थ्योरेटिकल ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नाम मात्र का है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा खासा इसमें है, जो हमें बहुत हेल्प करता है हमारे खुद के जो हमारा होता है बिहेवियर उसको समझने में। हमारा क्यों बोल रहे हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर, मतलब हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो किस तरह बिहेव करते हैं कुछ भी सामान खरीदते वक्त या किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते वक्त। ये चैप्टर तुमको एक लेवल पे क्या कर देगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देगा। और ये माइक्रो में क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे तुम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो। हम लोग क्या करने वाले इस चैप्टर पढ़ते वक्त, इसमें हम अपने आप को लेकर चलेंगे। जैसे अगर हम जो भी बातें यहाँ पे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें अपने आप को कंसिडर कर लेंगे उस चैप्टर को समझाते वक्त। तुम सब भी चाहो तो उसको समझते वक्त खुद को कंसिडर कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चैप्टर पे जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये मेरा पहला वीडियो है इस पूरे मेरे चैनल के टोटल वीडियोज़ में, जो कि बिना स्पेक्स के रहने वाला है, चश्मा नहीं है, दरअसल वो टूट चुका है तो बनने को दिए हैं, जो होपफुली कल तक मिलेगा। तो थोड़ा मुश्किल तो है पढ़ाने में, बट क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूएशन ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा चीज़ें रेगुलरली आना चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डोंट वरी, हम लोग इस चैप्टर को भी नॉट इन अ वन गो, जैसे मैंने माइक्रो का चैप्टर 1 जब शुरू किया था पहला लेक्चर, तो मैंने उस दिन भी कहा था
कि मुझे थोड़ा समय दो और मुझ पर भरोसा करो, हम लोग ढंग से पढ़ेंगे चैप्टर 1 को प्रॉपरली, और जितना पढ़ेंगे उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में। ऐसे ही हुआ भी था, 3 पार्ट में कवर हुआ, बहुत अच्छे से कवर हुआ। अब यहाँ भी सेम हम उसी लॉजिक में जाने वाले हैं, नॉट इन अ वन डे, चैप्टर एक दिन खत्म नहीं होगा, लेकिन अगले 3-4 दिन के बाद इस चैप्टर का जो भी हमारा डायमेंशन जो में पढ़ने हैं प्रॉपर वे में, सब कुछ कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा, बिना बुक के होगा। एकदम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें खुद ही सब कुछ बता देंगे। एंड रही बात नोट्स लिखवाने का, बोर्ड पे जो लिखवाएंगे वो शॉर्ट में रहेगा, वो भी काम का रहेगा, एग्जैक्टली काम करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा नॉट एज अ लेंदी वे में रहेगा। लेंदी मैंने नोट्स में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मैं पढ़ाई पे, बहुत बेस बन गया, अब पढ़ाई पे आते हैं। देखो इस चैप्टर नाम क्या लिखा है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा और अगर ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, इक्वल। एक तरह से हम किस चीज़ की बराबरी की बात कह रहे हैं और कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं। और देखो चैप्टर जब भी शुरू होता है किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर, मेरी कुछ बातों को याद रखा करो तुम सब। क्या है बात, देखो कितना गंदा आदत है, चश्मा ऊपर कर रहे हैं जबकि है ही नहीं, सॉरी। तो हम क्या बताना चाह रहे थे, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसका पहला लेक्चर और उसके स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हर बार कहें बात को हम क्या कहें, वो पहला क्लास तुमको हमेशा उस चैप्टर से क्या कराता है, इन्वॉल्व। और इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग के सारी बातों को जो जो डिस्कस होता है उस पर ध्यान दिया करो। और जब भी पढ़ाते हैं हम लोग, या अपनी बात कहें तो अभी मेरा कोई मोटिव तुमको वो पढ़ा दे कि भाई जो एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। पहले सीखो हर एक चीज़ जो हमारे काम की चीज़ है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। बाकी जब एक चैप्टर एंड होना होगा तब वहाँ तुम्हारे लिए हम एक फिर से रिकैप करा देंगे विद इन कुछ मिनटों के अंदर, जहाँ बता देंगे कि टॉपिक कौन सा बहुत काम का है, कौन सा बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। और इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं, 100%, वो भी बताएंगे, बट अभी नहीं, पहले टॉपिक पे आ जाओ। तो मैंने क्या शुरुआत किया था कि हम इक्वालिटी किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कंज्यूमर के लेवल पे हम क्या ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। चलो पहले एग्जांपल शुरुआत करते हैं। देखो बहुत कुछ अनप्लान्ड भी रहता है, हम कहीं स्क्रिप्ट लिख के नहीं आते कि हाँ मुझे यही बातें बोलना है, तो बहुत बार उस मोमेंट पे भी बिकॉज ऑफ एनी डिवाइन पावर वो चीज़ें आता है इंस्टेंट कि इस तरह से बात किया जाए चीज़ों को एक्सप्लेन करते वक्त, माइट भी वो बेस्ट हो ना हो देखा जाएगा। तो एग्जांपल समझो, मान लो हम खुद मान लो मार्केट में जा रहे हैं, किसी दुकान सामान खरीदने जा रहे हैं, हम कोशिश ही करते हैं हम लोग मतलब कि उस दुकानदार को जब पेमेंट करें तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हमने उसको सामान के लिए पेमेंट दिया वो मुझे उसी वैल्यू तक का सामान दे दे, चाहते हैं ना। जैसे अगर मुझसे वो सामान के बदले पैसा लिया 10,000 रुपया एक कपड़े के लिए, और जो मुझे वो कपड़ा दे रहा है वो इतना लो क्वालिटी का है कि मान लो देख के लग रहा है पहनेंगे फट जाएगा या 2 बार पहनेंगे कलर छोड़ देगा, और मैंने कितना उसके लिए पे किया है 10,000। तो जब तुम इतना बड़ा अमाउंट पे करके एक लोकल क्वालिटी सामान प्रोडक्ट कर खरीद लाते हो, क्या सेटिस्फाइड होते हो? क्या लगता है, हमको ठग लिया गया, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, लगता है ना, फील आता है। तो इसका मतलब जब भी हम कुछ एज अ कंज्यूमर परचेज करने जाते हैं तो हम ये हमेशा कोशिश करते हैं, और हम नहीं सब कोई कोशिश करता है कि भाई जितना हमने पेमेंट दिया अपने उस सामान को कंज्यूम करते वक्त, खरीदते वक्त, एक्वायर करते वक्त, वी एक्सपेक्ट दैट वी शुड गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर। अगर मैंने 10,000 रुपीज़ पे किया तो हमें कुछ ना कुछ उस 10,000 के वर्दिट के बराबर तक का चाहिए भी। इफ़ किसी ने पेमेंट किया आईफोन के लिए 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपये, इतना बड़ा अमाउंट पे किया उसके लेटेस्ट वर्जन पाने के लिए, उसको पता उस पर्सन को है कि भाई हम शायद ना जानते हो उसका वैल्यू कितना है, बट जो परचेज करता है पे करके वो जानता है रियलिटी में कि हाँ भाई उसका वैल्यू मिल रहा है उसको, अदरवाइज क्यों ही पे करता वो। बात समझ रहे हो? मतलब हम लोग किसी चीज़ के लिए तभी आगे इनिशिएटिव लेते हैं जब मुझे उसके बराबर तक का या उससे ज़्यादा क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। नहीं मिलेगा तुम खुद को रोक लेते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ वही पढ़ने वाले हो, एक कंज्यूमर अपने आप को कब और कैसे किस सिचुएशन में खुद को इक्वेट मानता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे मानता है, मतलब बराबरी मानता है कि हाँ ठीक है हम उस सिचुएशन में हैं जिसको तुम एक वर्ड बोल सकते हो। वो वर्ड क्या है? वी कैन कॉल इट एज अ बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट क्या होता है? एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हम ठीक है, ओके हैं, मतलब यहां से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसके आगे अगर चीज़ें बिगड़ा तो मुझे बुरा लगेगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। होता नहीं है कि तुमने
10 रुपीज़ का मोमोज़ खाया, 4 पीस मिला, खा लिए, अच्छा लगा। तुमने 10 रुपीज़ का और खाया, 8 पीस अब हो गया, खा लिए, स्टिल ठीक है, अफोर्डेबल था। तुमने 10 पीस का और खा लिया तो तुमने 12 पीस खा लिए। अब ऑलरेडी तुम्हारा जो हंगर था वो बहुत हद तक डाउनफॉल हो चुका है, अब तुम्हारा पेट भर चुका है। अब तुमने 10 रुपीज़ का और मान लो खरीद लिया, मेरे कहने पे फोर्सफुली 12 खा चुके हो, तुमने पे कर दिया 30 रुपया, अब तुम 10 रुपीज़ का और परचेज कर लिए, तुम्हारे हाथ में 4 और आ गया। बट जानते हो उस टाइम क्या होगा, शायद तुम्हारे बॉडी में वो 4 जाने के लिए स्पेस है, मतलब स्टमक, पेट में, लेकिन मज़े की बात क्या है, तुम बेमन से खाओगे। तुमको ये फील आएगा कि भाई खा तो रहे हैं बट फीलिंग नहीं आ रहा है, मतलब वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तुमको वो 10 रुपीज़ जो तुमने पे किया उस एक्स्ट्रा 4 मोमोज़ के लिए, आफ्टर ईटिंग 12 मोमोज़ तुम्हें क्या लग रहा है, अब वो हमारा 4 मोमोज़ खाना बेवजह था, बस बेमन से खा लिए। तो मतलब वी कैन से दैट वो जो हमारा 10 रुपीज़ लगा आफ्टर 30 रुपीज़, हम क्या बोलेंगे, नुकसान हो गया। तो हमें वहाँ पे रुक जाना चाहिए था, कब, जब हमने 3 बार खा लिया था 3 राउंड में। तो ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जब तुमको पता था कि उसके आगे बढ़ने पे अब हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, हम खुद को अनसेटिस्फाइड फील करेंगे, वो हमें जो खाएंगे हमको वो फील गुड नहीं कराएगा, तो खुद को रोक लेना चाहिए। जहाँ खुद को रोकने का डिसीजन ले लेते हो, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और हर पर्सन का अपना अपना होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। हो सकता है भाई मुझे उतना पसंद नहीं है, हम 4 ही पीस खाए, मेरा मन भर गया, बस हो गया, तो मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, वो एक बार एक राउंड खाना 10 रुपीज़ में 4 पीस, उसके बाद हम जब भी परचेज करेंगे एक्स्ट्रा, मेरे लिए बेवजह है, पैसा वेस्टेज है या अनसेटिस्फैक्ट्री मेरे लिए होगा। बट क्या पता किसी एक बच्चे के लिए इतना वो भूखा है कि वो 40 मोमोज खा जा रहा है, होता है ऐसा। कुछ लोग गोलगप्पे में भी वो लगाते हैं चैलेंज कि हम 50 खा सकते हैं। तो मतलब हर किसी का अपना अपना एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, बैलेंस स्टेट होता है, और वो पर्सन वहाँ तक पहुँचना चाहता है। बात सुनो, इसका मतलब क्या है, वो वहाँ तक पहुँचना क्यों चाहता है। अगर किसी का डोज मान लो 10 चपाती खाने का है, घर में अभी वो 4 ही खाया है, तो बाकी 6 के लिए कहेगा ना खाने के लिए, तो उसको पता था कि उसका 10 का डोज है, वो जो उसको पहले से पता है कि मेरा 10 का अप्रॉक्सीमेट एक दिन का डोज है खाने पीने का, तब हम खुद को सेटिस्फाई मानते हैं, तब लगता है पेट भर गया। तो इसका मतलब वो अपने बैलेंस स्टेट को जानता है, और ये हम लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि तुम ये बहुत अननोन चीज़ पढ़ने जा रहे हो। बस फ़र्क कितना सा है, जिन चीज़ों को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इन सब अप्रोचेस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज़ को कैसे पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, थ्योरेटिकली और प्रॉपर एक प्रोसेस के तहत पढ़ने वाले हो। विथ टर्म्स दोगे, मतलब हर सिचुएशन को वर्ड दोगे। होता नहीं है, हम लोग अपने दुकान चलाते हैं, फॉर्म चलाते हैं, वहाँ पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल नीड के लिए, हम लोग हमेशा करते हैं आमतौर पे, अगर हमारा अपना बिजनेस है तो। बट हम जब अकाउंटेंसी पढ़ने गए तो हमने उसको एक वर्ड दे दिया। वर्ड क्या दे दिया था, ड्राइंग। याद आ रहा है। तो इसी तरह हम इन सब अप्रोच को, हम बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे रियल एग्जाम्पल से तुम्हें कनेक्ट करा रहे हैं। यहाँ पे मोर देन 90% चीज़ें हम सब कुछ जानते हैं हम लोग, बस हम लोग को उसको थ्योरेटिकली बुक के कॉन्टेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है सर। अब ज़्यादा बेस ना तैयार करते हुए अब आते हैं टॉपिक पे। देखो बेटा, दोबारा कह रहे हैं, चीज़ों को जितना हो पाए पहले समझना सीख लो। एक बार समझ जाओगे कभी हार्ड लगेगा नहीं। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था मिथ कि इस चैप्टर को बच्चे हार्ड मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ढंग से चीज़ों को जानोगे तो कभी भूलोगे नहीं एंड आसान लगेगा। अब आते हैं इस चैप्टर के बेसिक बातों पे। तो हमने अभी तक जितना डिस्कस किया, क्या हम उसको समराइज करके बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस पोजीशन वेयर consumer does not want to change his level of consumption। मतलब उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो कंज्यूमर वहां पे रुकना चाह रहा है, उसको पता है कि भाई वहां पे वो सेटिस्फाइड है, उसके आगे अगर बढ़े तो वो अनसेटिस्फाइड खुद को मानता है। अब ये मैंने लिखा है एज अ डेफिनेशन के लेवल पे। इसको अगर सिंपल समझना हो ना तो समझो इस तरीके से कि हमारे पास जो लेवल ऑफ इनकम होता है, लेवल ऑफ इनकम जितना हम पैसा लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जितना खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
हम जितना खर्च करते हैं किन चीज़ों के लिए, टू एक्वायर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमेशा हमारा मैच करना चाहिए किससे, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से। ये जो सेटिस्फैक्शन की बात हम कब से कह रहे हैं बार बार, ये इस चैप्टर का फाउंडेशन है, बेस है कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर, वो चाहता है कि जितना हमने खर्च किया या जितना हम किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, अपने इनकम का पार्ट जितना पे कर रहे हैं, हमको उसी के बराबरी तक का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तुम पे भी नहीं करोगे आगे से, ठीक है। तुम एक रेस्टोरेंट चले गए, उसने तुमसे लिया 1000 रुपया किसी प्रोडक्ट को खिलाने के लिए, सामान खिलाने के लिए, और तुमको सामान जो दिया बेकार दे दिया, तो वहाँ तुम उस दिन तो बुरा मान जाते हो भाई कि पैसा बर्बाद हो गया वहाँ जाके, होता है ना। फिर अगली बार वहाँ जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि वहाँ तुमको ये फील हो जाता है नहीं भाई वहाँ पे हम बैलेंस कंडीशन में नहीं थे, जितना हमने पे किया मुझे उसके बराबर तक रिटर्न नहीं दिया उस रेस्टोरेंट वाले ने, और जो दे देता है तो वहाँ क्या करते हो, बार बार जाते हो। इसका मतलब तुमको ये फील है कि वो भाई मेरे पैसे को बर्बाद नहीं कर रहा है, जितना हमने उसको पे किया मुझे उतने का वर्थ इट मिल जा रहा है उस रेस्टोरेंट से। तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये जो मैंने लिखा है ये हमारा अल्टीमेट कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट कंडीशन फॉर व्हाट, फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम देखो कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ध्यान देना, सीई मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टाइम बचाने के लिए। अब ये तो हुआ हमारा एक एस्पेक्ट अबाउट व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक सवाल आता है, इकोनॉमिकल लेवल पे क्या हम इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ सकते हैं थ्योरेटिकली, जबकि जानते हो इस अप्रोच को पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक कैसा है, वर्ड पढ़ो क्या लिखा मैंने, सब्जेक्टिव अप्रोच है। ये जो टॉपिक हमारा है ये कैसा हमारा है अप्रोच, ये क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्टिव, दो होते हैं टर्म, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्टिव मीन जहां पे ये वेरी करता है फ्रॉम व्हाट इज सब्जेक्ट, पर्सन, तो वेरी फ्रॉम पर्सन टू, जब कोई चीज ऐसा तुम पिकअप करो जो बदलता जाए समय पर्सन के साथ साथ, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अप्रोच मेरा होगा मेरे खुद के लिए, वो तुम्हारा भी हो जरूरी नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिया भी, हो सकता है मेरे लिए 4 मोमोज खाना इनफ है, मेरे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरे नीड के अकॉर्डिंग, है ना, मेरे डिजायर के अकॉर्डिंग, बट क्या पता उसी मोमेंट पे तुम्हारे लिए कितना हो, 10 मोमोज, वो तुम्हारा अपना सेटिस्फैक्शन लेवल है। तो ये वेरी करता है। तो अब इमेजिन करो इतने बड़े दुनिया, मतलब इंडिया में इतने पॉपुलेशन आ रहा है, उसमें इस अप्रोच को यूनिफॉर्मली पढ़ पाना इतना आसान तो होगा नहीं, इस टॉपिक को पढ़ना इतना ईजी नहीं है। लेकिन बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू सारे जितने बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं, बनाने वाले होते हैं, प्रोड्यूसर्स, वो सभी लोग एक्चुअली इसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को उसी को मॉडिफाई करते हैं। प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, ये सब डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के माइंडसेट को समझने से। तो इसीलिए हमारे पास 2 इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम क्या है, नाम याद है, एक का नाम था अल्फ्रेड मार्शल और एक का नाम था हिक एंड एलन। ये 2 पर्सन हैं, दोनों का हम लोग एक साथ मिक्सअप बोलते हैं। इन लोगों ने अपने लेवल पे कोशिश किया इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच को थोड़ा सही बट हेल्प करके गाइड करने का, कि इन्होंने अपने बिहाफ पे, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमको ये गाइड किया दैट व्हाट इज दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच मीन्स। बस दोनों का तरीका अलग अलग था। अल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था, अब देखो जो बातें बता रहे हैं, शुरुआत कर दी हम टॉपिक्स पे सीधा। तो ये जो टॉपिक हमारा पहला शुरू होने वाला है कि इन लोगों के बीच में क्या खास बात था। तो इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अपने अकॉर्डिंग समझाना चाहा है, और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें है क्या, अब ध्यान सुनना। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहना था कि भाई उनका ये मानना था, इकोनॉमिस्ट हैं, इनका ये मानना था दैट हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या कर सकते हैं, मेजर, क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजरेबल, किसको, सेटिस्फैक्शन, मतलब ये कह रहे थे कि भाई हम तो मेजर करके दिखा देंगे,
जो कि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ये मानना था कि वी कैन मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी कंज्यूमर। हम सभी कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कह सकते हो अप्रोच के थ्रू, जो भी आगे बताएंगे हम। जैसे होता नहीं है हमारे देश में इतने लोग हैं ना, हर किसी का वेट कितना है, कितने वो भारी हैं, हम उसको मेजर कर पाते हैं बाय मेजरिंग देयर वेट ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस। तो मतलब जिस तरह वेट नापा जा सकता है, कौन कितना लंबा है उसका हाइट नापा जा सकता है, तो इनका मानना था सेम एज लाइक दैट हम सेटिस्फैक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। बट इनका मानना था नहीं, मेजर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव अप्रोच ना। तो इन्होंने कहा नहीं, हम मेजर नहीं करेंगे, इसे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। किसको? सेटिस्फैक्शन को। तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग था, दोनों ने इस अप्रोच को समझाया बहुत अच्छे से है। हम लोग भी आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्ली चैप्टर के लास्ट आते आते। बट इनका मानना था हम मेजर करेंगे सेटिस्फैक्शन को, और इनका क्या मानना था, कंपेयर करेंगे। इनके इस मेजरमेंट के अप्रोच को उन्होंने नाम दे दिया, नाम उन्होंने क्या दिया, कार्डिनल अप्रोच। और इन्होंने क्या नाम दिया उसको, ऑर्डिनल अप्रोच। ये दो डिफरेंस जो मैंने बताने जा रहे हैं पॉइंट वाइज को याद रखना। इनका मानना था सेटिस्फैक्शन को मेजर करना पॉसिबल है, और वो पॉसिबल बनाते भी हैं एट एनी कॉस्ट। उनका मानना था पॉसिबल नहीं है, हम किसी के सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत से लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो हमें क्या चीज़ कितना सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को एग्जैक्ट नंबर दे पाना इतना आसान नहीं है। तो वो उसको ऑर्डिनल अप्रोच के तौर पर बताएं। इनका मानना था हम सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये क्वांटिफाई क्या होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इनका मानना था। उनका मानना था कि नहीं भाई, हम सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते हैं, बट उसका जो नेचर होता है, क्वालिटी कि कैसे वो बिहेव करता है, उसको बता सकते हैं। मतलब ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने पे जोर दे रहे थे, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने में जोर नहीं दे रहे थे। दोनों का डायरेक्शन बहुत अपोजिट था, बट स्टिल दोनों का जब पढ़ोगे तुम कहोगे हाँ दोनों बातें सही तो है, ये इस तरह करना पॉसिबल तो था। बट हाँ वो कितना रियलिस्टिक है, कितना वो एक्सेप्टेबल है, वो आगे देखा जाएगा। एक लास्ट पॉइंट, उन दोनों लोगों ने टूल्स का यूज़ किया अपनी बातों को पुख्ता बताने के लिए, उसको ढंग से बताने के लिए, समझाने के लिए। उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया टूल्स। और जो इनके टूल्स थे, किसके, अल्फ्रेड मार्शल के, उसका नाम क्या था, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच, टूल्स की बात हो रही है, मतलब तरीका कि इन्होंने उस अपने पूरे बिहेवियर, मतलब जो उनका तरीका था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताने का, उसको उन्होंने कैसे बताना चाहा, बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। इनका क्या टूल था, इनके टूल्स का नाम था इंडिफरेंस कर्व। में स्पेस खत्म हो रहा है, देखो वहां से कट नहीं रहना, देख लो तुम, चलो परफेक्ट है। तो इनका जो तरीका था वो था इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन अप्रोच। यहाँ से नाम लिख के रख दो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ढंग से भी आगे चल के। ये से तुमको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट एग्जांपल, इनका मानना था हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं एज लाइक एग्जांपल 5 यूटिल्स, ये क्या होता बताएंगे, या फिर 6 यूटिल्स एक्सेट्रा। मतलब ये हर सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स के तौर पे, यूटिल्स क्या है यहाँ पे, यूनिट, ये यूटिल्स क्या है, यूनिट किसका यूनिट है, सेटिस्फैक्शन का। जैसे होता है ना केजी यूनिट है वेट का, सेंटीमीटर मीटर यूनिट है हाइट का, डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट है, टेम्परेचर बताने का। तो यहाँ वैसे ही है, इनके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन को जब मेजर करोगे तो उसका जो यूनिट लोगे, यूटिल्स लोगे, एंड वो इस तरह 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 10 यूटिल्स ऐसे देते थे कि मान लो मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो उस 1 गिलास पानी पीने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 50 यूटिल्स का, 50। तो ये नंबर दे देते हैं हर सेटिस्फैक्शन के क्वांटिटी को। वो क्या कर रहे थे, नंबर नहीं दे रहे थे, रैंक दे देते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, इस तरह एक्सेट्रा। वो ऐसा कर रहे थे। ये क्या होता है, पहले जैसे तुमसे बोले तुम 3 गिलास पानी पियो, तुम्हारे अकॉर्डिंग उस 3 गिलास पानी पीते वक्त
कौन सा ग्लास तुमको अधिक खुश किया होगा, सेटिस्फाई किया होगा? पहला ग्लास। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। एग्जैक्टली और जब सेकंड वाला पीने जाओगे तो पहला पी चुके पहले से ही, तो ऑलरेडी तुम्हारा थोड़ा थ्रस्ट कम हो चुका है पीने के लेवल पे, तो सेकंड वाला लेस सेटिस्फाई करेगा कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो कैन वी मेक देम रैंक्ड कि जो पहला वाला ग्लास था वो मेरे लिए सुप्रीम था, एकदम बेस्ट था, वो तो मेरे लिए अमृत समान था, सेकंड वाला थोड़ा लेस था। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, वो कितने से हमको खुश किया दैट डजंट मैटर। तुमने पानी पी भी रहे इसलिए अच्छी बात है। पहला वाला ग्लास मुझे कितने से सेटिस्फाई किया मुझे उससे मतलब नहीं है, बट कंपेरेबल टू सेकंड ग्लास फर्स्ट वन हमें क्या किया होगा, मोर सेटिस्फाई किया होगा, ये फिक्स है ह्यूमन अगर देखा जाए लेवल पे। तो ये फैक्ट है कि फर्स्ट वन हमेशा हमको ज़्यादा सेटिस्फाई करता है कंपेयर टू, ये कुछ वैसा ही है, बड़ा ऑकवर्ड एग्जांपल है बट बोल दें क्या, सब रिकॉर्ड में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है किसी से बोले ना बोले, बट चलो ठीक है। किसी पेरेंट्स के लिए हालांकि ऐसा होता नहीं है, टू बी फेयर इनफ हम पहले इसको डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट बोलने में कोई दिक्कत नहीं। किसी पेरेंट्स के लिए उनका जो पहला बेटा होता है या बेटी होती है, मतलब पहला उनका बच्चा ज़्यादा उनको सेटिस्फाई करता है कंपेयर टू, अब ये बहुत अनफेयर एग्जाम्पल है बट ठीक है, मतलब जो फील गुड कराता है उनका पहले बच्चे के थ्रू जो उनको मिलता है खुशियाँ, मतलब सेटिस्फैक्शन, वो ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू, क्योंकि अब तो पहला आ चुका है, सेकंड वाला उनको थोड़ा सा कम खुश करेगा, वो भी करेगा क्या मतलब बराबरी का ही करे, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसको वैसे नॉट टेक इन अदरवाइज। लेकिन एग्जाम्पल क्या था मतलब बोलने का, कि इनका माना था कंपैरिजन और इनका माना था उसको मेजरेबल। अब ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा डिफरेंशिएट लेवल पे, इसको याद रखना बिकॉज एग्जाम में डिफरेंस देखो इस तरह आएगा, ध्यान सुनो। ये देखो ये भी पॉइंट हमारा है कि ये किसने दिया था, तो तुम्हारे पता है एग्जाम में क्या होगा, डिफरेंस इस तरह आएगा, तुमसे लिख कर आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, तो वहां तुमको इन दोनों का जो डिफरेंस है बताना पड़ता है, याद रहेगा। अब देखो हो सकता है किसी बच्चे मन में ये चले जो भी देख रहे हैं कि सर आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लंबा एक्सटेंड कर रहे हैं, समय ले रहे हैं मतलब, तो हम तुम्हें यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई फिर कर देते हैं, हम जो देख रहे हैं और जो तुम बैठे भी हो, मेरा कोई शौक नहीं है चीज़ों को बस जल्दीबाजी में वाइंड अप करने का। हम चाहते हैं एक बार पढ़ो, एक बार में पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, और जो बता रहे हैं मेरा सिंपल सा ये कोशिश है, प्रयास है कि हम तुम्हें उस चैप्टर से जितना हो पाए जल्दी कनेक्ट करा दें। तो तुमने इतनी बातें सुना, लेकिन एक हद तक तुमने इस चैप्टर के बारे में इतना जान लिया कम से कम कि ये चैप्टर हमको कुछ हद तक हमको अपने बारे में बताएगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है चीज़ों को कंज्यूम करते वक्त, है ना। अब आखिरी चीज़, फिर आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ना, ये इन 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये पूरा 50% पार्ट है इस चैप्टर का, ये 50% पार्ट है। तो ये जो डिफरेंस मैंने पहले बता दिया आज, फर्स्ट डिफरेंस, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। अब इस पूरे चैप्टर का जो पूरा 2 सेगमेंट है, एक कंप्लीट ये वाला अप्रोच, एक कंप्लीट ये वाला अप्रोच, ये फर्स्ट हमारा लेक्चर है। अगले 2 लेक्चर तक हम लोग अभी इस पे काम करेंगे, फिर लास्ट के 2 लेक्चर पे काम करेंगे इन पे, तब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि हम लोग को अब पहले से फोकस करना है कार्डिनल अप्रोच पे। वो तो नाम है, किसने दिया है, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि वो किस उसका अप्रोच का नाम क्या था। तो अब देखो हम लोग इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने वाले हैं किस माइंडसेट के थ्रू, कार्डिनल अप्रोच। ये पहले होता क्या है, जहाँ पे हम लोग ये सब बातें लिखा हुआ है, जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं, उसको हम यूटिल्स में कन्वर्ट करते हैं। यूटिल्स हमारा क्या है, उसके मेजरमेंट यूनिट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डिनल अप्रोच में हम बेसिकली सेटिस्फैक्शन की बात तो करेंगे बट इन अ नंबर फॉर्म में करेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे ये किसने दिया और उसमें क्या होता है, यहाँ सब लिखा हुआ है ना। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि अंडर दिस कार्डिनल अप्रोच इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो जो हमारे पास उसके लिए क्या है टूल, उसका नाम क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लिख दे रहे हम, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अब आता है काम की बात पे, हम इस टॉपिक पे और डीपेंड जाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो टर्म लिखा हुआ है, ये क्या लिखा बताओ, ये क्या होता है? देखो ये सारे टर्म्स ऐसे ना जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस हमको इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। जैसे तुमको अभी हम ना पढ़ाए होते ना बताए होते हैं, वही सेम वर्ड ड्राइंग के बारे में, अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, और हाथ में लिख के देते हैं, तुम कहते थे ड्राइंग कहाँ से इसमें आ गया, कि हम लोग कलाकारी इसमें करने वाले हैं क्या, कुछ बनाने वाले हैं? बट तुमको अब पता है नहीं सब ड्राइंग हमारा एक कंडीशन होता है जिसमें कि पर्सनल एसेट्स में कुछ निकाला जाता है ना, पर्सनल लेवल पे जो ओनर निकालता है। तो यहाँ वैसे ही है, हम भी इस अप्रोच जानते हैं, बस तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा बुक के कॉन्टेक्स्ट में। क्या होता है इसको डिफाइन करें तो क्या बोलोगे? सेटिस्फाइंग पावर, या ऐसे लिखो, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ। अब ये क्या होता है भाई? लाइन को ब्रेक करो, ढंग से ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है इसमें। हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो पावर होता है किसमें? कमोडिटी में। फिर देखो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो पावर रखा हुआ है किसमें? कमोडिटी में। उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। अब इसको अगर सिंपल एक्सप्लेन करना हो तो क्या बताओगे? सारे गुड्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा पावर है जो हमको खुश कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता, खुश मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा होता ना, तुम उसे किसी जन्म में कंज्यूम नहीं करोगे। दोबारा कह रहा हूं, गुड्स के अंदर अगर सेटिस्फाइंग पावर ना हो, वी नेवर कंज्यूम इट। लाइक एक एप्पल है, यहाँ रख दे तो कंज्यूम करोगे, हाँ ना? क्यों? बिकॉज इट इज गुड फॉर अवर हेल्थ। तो वो हमको सेटिस्फाई करेगा, उसके में पावर है कि वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करेगा, तो हमारे वांट्स को फुलफिल करेगा। कैसे वांट्स को? हमको हेल्दी रखेगा। तो इसलिए हम कंज्यूम भी करते हैं, बिकॉज उसके अंदर पावर है ना। बट अब इमेजिन करो प्रज्ञा, इमेजिन करो अगर हम उसी एप्पल को अप्रॉक्सीमेट 50 डेज तक रख दें ओपन में ही, और खराब हो जाए, सड़ के एकदम एकदम स्मेल भी आ रहा है, अब कहीं कंज्यूम करोगे? नहीं। क्यों भाई? खराब हो गया। इसका मतलब अब उसके बाद वो पावर नहीं रहेगा जो मुझे खुश करे, इनफैक्ट वो मुझे और बीमार कर देगा, है ना? तो मतलब हर गुड्स के अंदर एक पावर तो है, ना हो तो कभी कंज्यूम भी ना करे। तो उसी पावर होल्डिंग सेगमेंट को जो उस होता है गुड्स के अंदर, हमने उसी को वर्ड क्या दे दिया है? यूटिलिटी। और हर एक गुड्स में होता है, फिर से कह रहे हम, और इसके दो टाइप्स भी हैं। क्या क्या है? देखो इसके दो टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी, और एक और नाम क्या है? टोटल यूटिलिटी। अब ये सब होता क्या है, हम लोग आप पता है आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक पे इन्वॉल्व हो रहे हैं अब, बट अभी तक टाइम कितना हुआ है पर देखो जरा। ठीक है, वी हैव टाइम, वी कैन प्रोसीड इनफ। ध्यान देना, अब मार्जिनल और टोटली दो टर्मोलॉजीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको समझने के लिए तुमको जाना पड़ेगा एक टेबल पे। वो टेबल क्या है? यहाँ पे बेसिस आ जाओ। पहला हमारे क्या इसमें रहेगा? मीनिंग, कि होता क्या है। लिसन, हम जब भी कुछ कंज्यूम करते हैं गुड्स को, तो हमको उससे क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? और इसको मेजर करते वक्त जो इसका यूनिट है, यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। ये मैंने नहीं कहा है, ये अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू है कि भाई उन्होंने उसको नाम भी दे दिया यूटिल्स। अब होता क्या है, हम जब जब कुछ कंज्यूम करेंगे, चलो भी डिफरेंस छोड़ो, समझो इसको इस तरीके से, यूनिट कंजम्पशन, कि हम जब भी कुछ कंज्यूम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, कि अगर हमने 1 ग्लास पानी पिया तो उस रेस्पेक्टिव 1 ग्लास ऑफ वाटर से हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या मिलता है? उसको हम कहते हैं एमयू। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पहला ग्लास कंज्यूम करोगे तुम्हें कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जितना मिले, ज़्यादा कम डजंट मैटर, बिकॉज सब्जेक्टिव है ना, तुम अपने मन से नंबर रैंडम ले सकते हो। तो चलो मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 20, कोई दिक्कत? ये 20 पता है क्या है? ये 20 हमारा यूटिल्स है, कि 20 यूटिल्स के बराबर तक का वी गॉट व्हाट? सेटिस्फैक्शन। अब अगर मान लो तुमने 1 ग्लास और पानी पी लिया तुरंत उसके जस्ट बाद,
अब क्या होगा? क्या स्टिल तुम अभी भी 20 पाओगे? नहीं। क्यों कम पाओगे? क्योंकि तुमने एक पी लिया है। तो अब जो सेकंड वाला ग्लास है वो हमको सेटिस्फाई करेगा, बट थोड़ा लेस से करेगा। अब वो लेस कितना, वो डिपेंड तुम पे करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी नंबर पिकअप कर लेते हैं। चलो हम इसको मानते हैं 16। कोई दिक्कत? रैंडम नंबर ले रहे, कोई फिक्स नहीं है। तुमने एक ग्लास और कंज्यूम किया तो कैन वी टेक इट 12? तुमने हालांकि इतना ग्लास पानी पी नहीं सकते हो, बट चलो ठीक है, क्या ही दिक्कत है। 4 ग्लास तो इसको 8 मान लो, 5 ग्लास इसको 4 मान लो, 6 ग्लास इसको 0 मान लो। और एक इंसान 6 ग्लास से पी सकता है अगर बहुत प्यासा है तो। अब सुनो, नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं तो इन दैट केस जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो लगातार डिक्रीज होता है, हाँ या ना? ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ तुमने ऑलरेडी पी लिया है, कंज्यूम किया है। और एज पर अजम्पशन लेवल पे, यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन है वो क्या काम आ रहा है कि तुम्हें लगातार कंज्यूम करना है। इन सारे अप्रोचेस को पढ़ते वक्त कुछ बेसिक अजम्पशंस भी हैं। इन सब टॉपिक्स को पढ़ते वक्त कुछ अजम्पशंस भी हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं? दैट इन दैट केस हमें उसको लगातार कंज्यूम करना है तो ही ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, पहला ग्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हम बिना इसको डिफाइन किए डायरेक्ट तुम्हें पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, कनेक्ट कर पाओ कि ये जो मैंने डिक्रीजिंग वे में लिखा है ये अपने कोई मन से नहीं लिखा है, रैंडम नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि भाई जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा घटेगा ही। तुम नंबर भले अपने मन से दे रहे हो, बट जो उसका अप्रोच है डिक्रीजिंग पैटर्न दिखने का वो तो होगा ना। तो यहाँ देखो, ये जो लगातार डिक्रीज कर रहा है इसको एक लॉ बनाया गया है। इसी डिक्रीजमेंट को अल्फ्रेड मार्शल, इनकी बात नहीं कर रहे हम, इसी डिक्रीजमेंट को एक पर्सन को नाम क्या है? H.H. गॉसन्स। इन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नाम इसका है, जिसका एक नाम और है लॉ ऑफ, नाम क्या था? कंजम्पशन। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कह सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ। ये जो मैंने इतनी बातें लिखी थी तुम लोग के लिए, ये पहले है सब क्या? देखो, इस डिक्रीजमेंट के पैटर्न को हमने नाम दिया है। नाम क्या दिया है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। ये एग्जाम में आता है 6 नंबर के लिए। इसमें क्या बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। क्यों हमने एमयू, व्हाट इज एमयू? पहले एमयू क्या होता है? दिस इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एमयू, ये डिमिनिश क्यों कर रहा है? व्हाट इज डिमिनिश करना? डिक्रीज करना। क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि इफ़ यू कंज्यूम समथिंग इन अ कॉन्टिन्यूअस पैटर्न, लगातार कंज्यूम करते हो किसी भी चीज़ को, एनीथिंग, या मैंने ग्लास वाटर लिया है, तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम चपाती खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, डजेंट मैटर, कुछ भी लगातार कंज्यूम करोगे तो एज पर ह्यूमन टेंडेंसी लेवल पे देखोगे तो द सेटिस्फैक्शन लेवल डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, घटता है। तो इसी अप्रोच को हमने क्या बोल दिया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, ठीक है। और एक बात, अभी फिलहाल ये टीयू छोड़ो, छो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसी लॉ पे टिके रहते हैं। पता है क्यों? इस लॉ के बारे में तुम्हारे एग्जाम में सवाल बनता है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो जब भी तुम इस लॉ के बारे में पढ़ोगे, अबाउट दिस लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, तो पता है इस लॉ को तुम्हें पढ़ना पड़ता है सबसे पहला डेफिनेशन। और डेफिनेशन हम लिखेंगे नहीं बिकॉज उसमें टाइम लग जाएगा, बस समझ लो। समझना क्या है कि दिस लॉ सिंपली इंडिकेट, लॉ क्या होता है? जो एक ऐसा नियम जो सब पे लागू करता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे पे लागू कर रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं, सब पे हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कंज्यूम करेगा। इफ अ पर्सन कंज्यूम एनी कमोडिटी इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, the pattern which we see is what the satisfaction level keeps on decreasing while consuming one more unit of a commodity। जब हम लगातार गुड्स कंज्यूम करते चले जाते हैं, in that case
द सेटिस्फैक्शन लेवल कीप्स ऑन फॉलिंग, और ये घटना तय है। तो ये डेफिनेशन हो गया। इसमें क्या लिखोगे कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन लेवल कीप्स ऑन फॉलिंग, दिस पैटर्न इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम्यू। डिमिनिशिंग क्यों? बिकॉज ये घटना तय है। अब ये घटता कब है, किन शर्तों पे घटता है? बिकॉज क्या पता न भी घटे, ये भी तो होता है, बहुत बार होता है कभी भी कि घटने बजाय बढ़ गया हो, ये पॉसिबल है ना? कि सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने के बजाय बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए रियलिस्टिक अप्रोच पे, रियलिस्टिक लेवल पे, तो क्या पता बढ़ जाए। एग्जांपल दे रहा है, तुम 4 डेज से पानी नहीं पियो, 4 डेज से पानी बिल्कुल नहीं पियो। मैंने क्या किया, तुमको तुम्हारे बॉडी अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा पूरा ग्लास ऑफ वाटर देने के बजाय हम तुमको 1 स्पून दिए सिर्फ कि भाई 1 चम्मच पानी पियो सिर्फ। अब बताओ क्या होगा? तो वो जो 1 स्पून ऑफ वाटर था ना, जो बहुत कुछ ml होगा सिर्फ, जब तुमको उतना देंगे तो बॉडी बहुत हैवी सा है, उसको जब तक कम से कम लगातार 1 गिलास ना मिल जाए, प्रॉपर 1 गिलास भरा हुआ, तो उसको कुछ एहसास नहीं हो कि हाँ पानी घुस गया भी शरीर में। तो जब मैंने स्पून ऑफ वाटर दिया, तुम कहो सर क्या दिए आप, मेरा सेटिस्फैक्शन तो और बढ़ गया, मतलब मुझे क्रेविंग और हो रहा है पानी पीने के लिए, कंपेयर टू इसके मुकाबले जो आपने दिया उससे दुगना मुझे अब और पीना है। मतलब वहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो होगा, जो पहले स्पून से मिलेगा, पहले स्पून से उससे ज़्यादा मिलेगा सेकेंड वाले से। क्यों? बिकॉज पहला वाला तुम सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया, इतना लिमिटेड क्वांटिटी में तुमने दिया था, है ना? तो इसीलिए इस लॉ के अप्लीकेबल होने के लिए कि सेटिस्फैक्शन हमेशा घटे, अप्लीकेबल होने के लिए इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए हैं। अब वो जो अजम्पशंस है बड़ा बेसिक है और बहुत पता प्रैक्टिकल अजम्पशंस हैं। कैसे? गैस करो कि क्या हम सेटिस्फैक्शन को डिक्रीज कराना चाहते हैं, बट इस तरह से कि हम किसको खिला रहे हैं? एक पागल को। पागल मतलब जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है। अब उसको खुद को नहीं पता कितना खा रहा है, वो खाया जा रहा है पागलों की तरह। तो ऐसे केस में उसका जो सेटिस्फैक्शन घटेगा। मैंने खुद देखा है कि जो तो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं ना, वो लगातार जब तक ना पूरा उनके गले तक पहुंच जाए खाने पीने के केस में, वो खाते रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, रुकते भी नहीं है। तो इसका मतलब हम इस पूरे जो अप्रोच को पढ़ रहे हैं आज के क्लास में, ये एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? ऑन अ रैशनल कंज्यूमर। किस पे? रैशनल कंज्यूमर। ये क्या होता है? चलिए बोलो क्या होता है ये? अ कंज्यूमर बेसिकली जो कि क्या हो? समझदार हो। हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, सब पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात, हम जो भी कंज्यूम करें क्वांटिटी वो एक यूनिफॉर्म रहे, एंड कह सकते हैं यूनिफॉर्म के साथ साथ एक मॉडरेट शेप में रहे। जैसे एक तो लगातार कंज्यूम करो, मतलब कि यूनिफॉर्म रहे, मॉडरेट रहे, कॉन्टिन्यूअस रहे। मतलब तुम कंज्यूम, मान लो तुमको प्यास लगा था, तुमने पानी अभी पिया 1 गिलास, फिर पानी पी रहे हो 2 घंटे के बाद, तो क्या हो जो तुमने 1 गिलास पानी पिया था और फिर 2 घंटे बाद जो पी रहे हो, क्या उसमें जो सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो पाएगा? नहीं। इफ यू वांट दैट सेटिस्फैक्शन लगातार डिक्रीज हो एज पर नॉर्मल पैटर्न के लेवल पे, तो ये क्वांटिटी होना चाहिए। और हर एक का जो ग्लास का वो है क्वांटिटी, वो भी कैसा रहा? सेम। एंड उसमें भी क्या था? मॉडरेट, कि अगर तुम्हारा शरीर बड़ा सा है, तुम्हारे लिए कम से कम पूरा 1 गिलास तो भरा पानी मिले। चपाती खा रहे हो, एक बड़ा चपाती है नॉर्मल साइज का, तो उसको तुम 4 हिस्से में खाओ। अब तुम एक चपाती को खा रहे हो कितनी देर में? उसका तुम 50 टुकड़ा कर दिए स्मॉल स्मॉल, और खा रहे हो चूहे की तरह, दम माउस की तरह। तो इमेजिन करो तुम्हें कहाँ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा। तो ये क्या दिखाता है? उसका साइज एक ऑप्टिमम रखो। मुझे पता, मैंने एग्जाम्पल बहुत ऑकवर्ड एग्जाम्पल दिया है, बट समझो कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह का कंडीशंस वहाँ पे होना चाहिए। एंड एक और चीज़, रैशनल कंज्यूमर रहे, सेटिस्फैक्शन हमारा घटने के लिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना होगा, कॉन्टिन्यूअस हम कंज्यूम करें, एंड मॉडरेट शेप का कंज्यूम करें। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अजम्पशन जो मुझे लगे लिखवाना चाहिए? हाँ, कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें। ये अप्रोच काम करता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने पे ही, ये अप्रोच। अदरवाइज को मतलब तुमको एक तरह से अपने सेटिस्फैक्शन को क्या करना होगा? क्वांटिफाई करना होगा, उसको नंबर देना पड़ेगा। ओके, चलो ये तो होगा एक बात। अब टेबल, अजम्पशन, डेफिनेशन, क्या बच गया? याद करो, मैंने बताया था पीपी का पढ़ाते वक्त कि जब भी तुमसे कोई लॉ पूछेगा
तो वहाँ तुमको उसके बारे में डेफिनेशन, अजम्पशंस, टेबल एंड एक और क्या रह गया, डायग्राम। एग्जैक्टली तुम्हें इसका डायग्राम बताना पड़ेगा और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल एग्जाम में आएगा तुम्हारा ये 6 नंबर या 5 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, तो इन दैट केस वहाँ पे तुम्हें इसका डेफिनेशन, जिसमें मैंने क्या बताया कि इफ वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कम्युनिटी इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर द पैटर्न विच वी ऑब्जर्व इज दैट ऑन ईच consumption the level of satisfaction keeps on falling and the process is basically applicable in that case if we assume such assumptions. कौन से assumptions थे कि कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, वो समझदार इंसान रहे, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन ना होने पाए, साउंड माइंड का हो, पागल ना होने पाए, फिर जो हम कंज्यूम करें क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, ग्लास, आइसक्रीम, एनीथिंग एल्स, वो यूनिफॉर्म रहे, मॉडरेट सेव करे, कॉन्टिन्यूसली करे एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करे अपने हर एक चीज़ को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स जो हमने पढ़ा है। अब इसको कैसे प्लॉट करो ग्राफ पे, ये जो यूनिट वाला पार्ट है वो लाओ अपने कहाँ पे, एक्स एक्सेस पे, कहाँ पे कि तुम कितना यूज़ कियो क्वांटिटी, और जो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहाँ ले आओ, अपने वाई एक्सेस पे, इधर जो भी तुमने कंज्यूम किया है, जिसको हमने मान लो एमयू ग्लास था ये ना, यहाँ ग्लास लिख दो, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। अब तुमको देखना पड़ेगा स्केल कितना ले अगर 20 तक गया है तो स्केल ले सकते हो कितना, 4 का ही हो गया, और नंबर कितना था यूनिट, 1 2 3 4 एंड 5। प्लॉट कर पाओ ग्राफ इसका, हाँ है ना, बोलो 1 पे कितना है 20, तो 1 पे 20, 2 पे 16, 2 पे 16, 12, 8 एंड 4। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है बट तुमने उसको सीधा बनाना एकदम, क्योंकि ये स्ट्रेट बनता है, ऐसे ऐसे बनेगा, इस तरीके से। चाहो तो नंबरिंग कर लो, A B C D, तो भी चलेगा तुम्हारी मर्जी, A B C D E एंड F। 0 भी गया है क्या, हाँ 0 ले जाओ 6 पे, कि तुमने लगातार इतना कंज्यूम किया कि 0 चला गया। इनफैक्ट मैंने तो एक चीज़ लिखा ही नहीं है, जानते हो, अगर 7 ग्लास कंज्यूम कर लिए होते तो ये 0 के और नीचे भी जाएगा, नेगेटिव, बिल्कुल हाँ। और नेगेटिव इंडिकेट्स डिससेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन कंडीशन, जहाँ पे तुमको ओवरफ्लो कर गया, मतलब तुम्हारे लिए वो अब हानिकारक हो गया, मतलब उसे कंज्यूम करना फायदेमंद नहीं हुआ, नुकसानदेह हो गया। यू कैन से इट लाइक वॉमिटिंग हो गया, पानी जाने बजाय निकल गया, ओवरफ्लो हो गया, तो ये सब सिचुएशन आ गया, जो कि नॉर्मल होता भी है, होता है। हम ज़्यादा जब खा लेते हैं तो हमको दिक्कत आता है, विच इंडिकेट अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। यहाँ देखो ये होता है सेटिस्फैक्शन तो कम से कम है, 0 मतलब नो सेटिस्फैक्शन एंड नेगेटिव मीन्स अनसेटिस्फैक्शन कंडीशन, तो ये नेगेटिव जा सकता है। इसको और नीचे बढ़ा लो -4, तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट, जी वाला पॉइंट। तो ये जो हमारा लगातार डिक्रीज कर रहा है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। और डिक्रीज क्यों कर रहा है, सिंपल, बिकॉज ऑफ ये सेटिस्फैक्शन का नेचर होता है भाई। जब कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करता है कॉन्टिन्यूस मैनर में, हम लोग खाना जब खाते हैं बैठते खाने के लिए, एक चपाती खाए कुछ पेट भरा, 2 खाएं थोड़ा और भरा, 3 खाएं और भरा, ये लगातार जब खाते हैं ना तो एक समय आता है जहां हमको फील होता है नहीं, रुक जाना चाहिए। रुक गए तो दैट मीन्स तुम 0 पहुंच चुके हो, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो गया, पूरा सेटिस्फाइड हो गए। ओवरफ्लो किए तो फिर क्या होता है, दिक्कत करता है हमारे खुद के हेल्थ लेवल पे, फिर है ना। चलो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको एक्सप्लेन कर देना कैसे, देखो इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो क्या किया है, ये देखो जब हमारा कंजम्पशन 2 से 3 हो रहा है, 1 मैंने बढ़ाया तो जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज हो गया 16 से 12, तुमने 1 और बढ़ाया तो ये और घटा। तो इस तरह ये पैटर्न चल रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, जिसको किसने दिया था, H.S. गॉसन ने, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें तुमने भी फोकस किया सिर्फ किस पे, अबाउट एमयू पे। जो मैंने लिखा था TU, जो मैंने बाद रब कर दिया, उसको हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज का ये क्लास डिपेंड था 2 हेडिंग्स पे, नाम क्या था, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, एंड दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। और एक आखिरी बात, इन दोनों में से दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, और हम लोग भी शुरुआत की है इस चैप्टर में
इन्वॉल्व हुए हैं। आज जितना पढ़े ना, ये इस चैप्टर को मेरे लेवल पे तुम्हें एक तरह से बेसिक तैयार कराया। कल से जब मिलेंगे तो हम लोग अब ऑफिशियली कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल आगे पढ़ने वाले हैं, और मेरे हिसाब से 2 क्लास इसमें एंड 2 क्लास वहाँ पे लगेगा मिनिमम। आज पहला क्लास था, 5th क्लास आते आते ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब तुमको हम इस पूरे चैप्टर के ब्रीफ में समरी कराएंगे, हम रिवाइज कराएंगे, ठीक है। इसका फोटो ले लो। बाकी नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी इसका जो नोट्स है, जो मैंने पहले भी कहा, उसको जरूर अपने पास रखना है, क्योंकि वो सब चीज़ मैंने नोट्स में ढंग से लिख कर रखा है, मैंने बोर्ड पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।